एवरीवन, वेलकम टू एकिडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। तो बच्चों, जैसे कि अपन चैप्टर पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म इन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो अपन ने वहां पर E1 और E2 रिएक्शंस की बात कर ली थी। आज अपन उन्हीं रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे और किन किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली अपन फैक्टर्स देखने वाले हैं किन किन चीजों पे E1, E2 और even CB रिएक्शन डिपेंड करती हैं। एंड देन लास्ट में अपन समराइज करेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले कोट के साथ शुरुआत होनी चाहिए, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आपने आधे से ज्यादा जो जर्नी है वो आपकी पार कर ली है। अब सिर्फ आपको हार्डवर्क करके हमारे साथ जुड़कर अपनी नीट की जो जर्नी है उसको और ऊपर तक लेके जाना है और साथ ही में नीट को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो वो जो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं इन अल्कोहल, फिनोल, ईथर, तो आज जो चैप्टर्स या आज जो टॉपिक्स अपन देखने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग E1, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 CB, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, फाइनली कुछ रिएक्शंस और उनकी रेट्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल अपन ने देखा था, जब अपन ने चैप्टर पढ़ा तो अपन ने तीन चीजें को देखा था। एक तो अपन ने पढ़ी थी E1 रिएक्शन। तो बच्चों अपन ने कल पढ़ा था E1 रिएक्शन जिसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ी थी E2 रिएक्शन जिसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और देन बच्चों अपन ने डिस्कस करा था E1 CB, बहुत ही नई तरह की रिएक्शन जिसमें कॉन्जुगेट बेस बन रहा था जिसको अपन बोल रहे थे E1 CB। और ये भी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है मगर इसमें कौन इन्वॉल्व है, एक कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व है। तो ये तीन रिएक्शंस अपन ने कल मेनली पढ़ी थी। E1 रिएक्शन में अपन ने देखा था जो रेट थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, सिर्फ Rx पर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि रेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन को बताती है और सारे पॉइंट्स वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। तो अगर रेट के बारे में बात करें तो E1 में जो रेट थी बच्चों वो डिपेंड कर रही थी किस पे, सिर्फ Rx पे। मतलब एलिमिनेशन ऑफ जहां पर हेलोजन हो रहा था उसी पे रेट डिपेंड कर रही थी। फिर अगर अपन ऐसे ही बात करें E2 रिएक्शन में, तो E2 का नाम ही इसीलिए है E2 है क्योंकि उसमें दो चीजें हैं उसकी रेट में। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो रेट है वो डिपेंड कर रही थी किस पे भाई, Rx पे भी और बेस पे भी। Rx पे तो करेगी ही, साथ में बेस पे भी डिपेंड कर रही थी। तो ये अपन ने देखा था किसमें, E2 के केस में। और E1 CB क्योंकि यहाँ पर भी एक ही 1 लग रहा है, मतलब इसके भी रेट में सिर्फ एक ही चीज होगी, तो इसकी रेट में भी क्या था बच्चों, सिर्फ Rx ही था। और अगर इसके अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँ कि यहाँ पर इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे अगर E1 की बात करें तो E1 के केस में बच्चों बनता है आपका कार्बोकेटायन। E2 के केस में क्या होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट। और वैसे ही अगर आप E1 CB के लिए करोगे तो सबसे स्पेशल रिएक्शन है, यहाँ पर मिलता है आपको कार्बनायन। क्या मिलता है, कार्बनायन। तो ये अपन तीनों के बारे में बेसिक बातें कल बहुत डिटेल में कर चुके हैं, आज समझेंगे इन्हीं रिएक्शन को। वो जो आइए पढ़ते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल को। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल में अपन ने कल भी पढ़ा था कि अल्कोहल को क्या करते हैं, आप प्रोटोनेट कराते हो H+ की सोर्स के साथ में, फिर वहां पर कार्बोकेटायन बनता है OH2 के जाने पर, और कार्बोकेटायन बनने के बाद H प्रोटोन का एलिमिनेशन होता है जिससे एल्कीन बनती है। आइए इसको समझते हैं। और प्रोटोनेशन या फिर आप इसको बोल सकते हो बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म आता है, कल भी बताया था मैंने E1, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर है तो इससे रिलेटेड चीज तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो अपन पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को एक बार, ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बच्चों क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए अगर अपन E1 मैकेनिज्म में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, आप बच्चों अल्कोहल लेते हो MEOH, इसमें क्या करते हो, अल्कोहल को प्रोटोनेट करवाते हो, और प्रोटोनेट होने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके ये एल्यूमिनेट होते जाता है। जैसे मान लो ये Me है, ठीक है, यहाँ पर भी Me है, यहाँ पर भी Me है, और यहाँ पर OH2+ बन जाएगा। ठीक है, H+ का सोर्स आते ही क्या होगा, वाटर बन जाएगा। भाई वाटर बहुत ही सेल्फिश होता है, जैसे उसको पता चलता है मेरा काम हो गया वो निकल जाता है और प्लस को दे जाता है इधर। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से कार्बोकेटायन बन जाता है Me और यहाँ पर प्लस। एक बात बताओ, इस कार्बोकेटायन को तीन Me ग्रुप मिले हुए हैं, तो क्या ये रीअरेंज होना चाहेगा? जब तीन Me ग्रुप ऑलरेडी मिले हुए हैं तो ये रीअरेंज नहीं होना चाहेगा, मतलब सिर्फ ये चाहेगा कि यहाँ से एलिमिनेशन हो जाए। एक CH3 यूनिट है, उस CH3 का एक H को आप ऐसे लिख दो और उस H को आप एलिमिनेट करवाकर यहाँ पर क्या कर दोगे बच्चों, एल्कीन बना दोगे। क्या बना दोगे, एल्कीन। तो यहाँ पर जो आपको मिलती है वो मिलेगी आपको एल्कीन।
क्या मिलेगी, एल्कीन मिल जाएगी। यहां से ये 2 M ही है और यहां पर से क्या होगा, एक H जाएगा, H के जाने से क्या होता है, कार्बनायन बनता है, कार्बनायन प्लस माइनस बनेगा, यहाँ पर मैं माइनस बना देती हूँ, प्लस माइनस क्या कर देगा, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और आपको एल्कीन मिल जाएगी। तो ये होता है बच्चों आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो अपन इवन मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर बात करिए किन किन, जैसे कि कुछ एग्जांपल से देखो, जैसे यहाँ पर आपका एल्कीन मिल गया, ये एक और एग्जांपल था, क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया। अब यहाँ पर चीज देखते हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, और क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन रहा है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो वही चीज लिख रखी है, द मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन मोर रिएक्टिव इज द अल्काइल हैलाइड इन एन इवन रिएक्शन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर बात करें बेंजाइलिक और लाइलिक का तो सेम होता है। फिर आ गया आपका कौन सा बच्चों, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मतलब यहाँ पर अगर अपन कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में बात करें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड या अल्काइल सबस्ट्रेट, भाई कैसा सबस्ट्रेट होना चाहिए, अगर उसकी बात करें, ये सारी चीजें अपन ने SN1 SN2 में भी देखी थी बच्चों। जब अपन ने क्या करा था, उसकी रिएक्टिविटी को देखा था, तो अपन ने सबस्ट्रेट को क्या करा था, कंपेयर करवाया था किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, और वहीं से अपन ने उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी बात करी थी। तो अगर यहाँ पर भी सेम चीजें देखें तो बच्चों सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपने बच्चों क्या कर रखा है, एक OH2 ले रखा है, OH2 क्यों OH ही ले लेते हैं, ये OH कैसा है, 1 डिग्री OH। फिर आपने मान लो यहाँ पर ले लिया 2 डिग्री OH, फिर आपने मान लो यहाँ पर ले लिया कैसा OH, 3 डिग्री OH। ठीक है, तो 3 तरीके के OH हो गए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तीनों से H प्लस सोर्स डालने पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। H प्लस डाला, H प्लस डाला, H प्लस डाला, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनेगा और इधर भी कार्बोकेटायन बनेगा। अगर पूछा जाए कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, आपको भाई आपने तो GOC पढ़ रखी है और GOC में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वो प्लस को उतना ही स्टेबल करते जाएंगे। ये प्लस को बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहे होंगे, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और यहीं से आप ऑर्डर लिख सकते हो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है बच्चों 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और फिर आपका आता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, और एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की। तो इसका मतलब यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर है वही डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ानी है तो कार्बोकेटायन टर्शी लो यार। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट, जो क्या पॉइंट हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ इवन रिएक्शन, rate of even reaction will depend on stability। किस पर डिपेंड कर रही है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रही है, रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो समझ में आया कि किस चीजों पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है, भाई यहाँ पर कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रही है। टर्शरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री कार्बोकेटायन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर समझते हैं सेकंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ इवन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इन इवन रिएक्शन। तो इवन रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट होता है। आपको पता है रीअरेंजमेंट क्या होता है, कार्बोकेटायन जो होता है वो क्या होता है, अगर उसको ज्यादा ऐसे, इसको ऐसे समझ सकते हो आप किसी थिएटर में हो, अगर आपको थिएटर में कोई बोले कि कोई आपको अच्छी सीट से आपको क्या करना है, रिप्लेस होना है, तो क्या आप नहीं होना चाहोगे, सब होना चाहते हैं, सब अच्छी सीट से मूवी देखना चाहते हैं कि भाई हमको मूवी का बहुत अच्छा सीन मिले, सेंटर में आप बैठना चाहते हैं। तो आपको कोई रिप्लेस करना चाहेगा, आप बिल्कुल हो जाओगे, भाई आ जाओ तुम मेरी पोजीशन पे आ जाओ, मैं तुम्हारी पोजीशन पे आ जाता हूँ। यही रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, आपने यहाँ पर ले लिया PH Me और इस पे आपने Me भी ले लिया और Br भी ले लिया। अब आपको पता है क्या होने वाला है भाई, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये जाने वाला है, Br क्या जाने वाला है, Br जाने वाला है, और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनने वाला है। तो यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा,
कार्बोकेटायन बनेगा तो कहाँ बनेगा, जहां से Br गया है उसी पोजीशन पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया, Me आ गई। अब क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है, ये चीज देखनी है आपको। तो बच्चों यहाँ से एक चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर आप यहाँ पर हो और इसके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करो तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई, इसके पास सिर्फ ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये इधर जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, मगर अगर ये उठकर यहाँ पर आना चाहेगा तो इसको मिलेगा इस पीएच रिंग का स्टेबलाइजेशन। और बच्चों प्लस को अगर बेंजाइल कार्बोकेटायन मिल जाए तो कितना ज्यादा अच्छा है ना। बेंजाइल कार्बोकेटायन मतलब उसकी बहुत ज्यादा अच्छी सीट मिल रही है भाई, उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। और कौन नहीं चाहेगा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। तो भाई ये बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यहाँ पर रीअरेंज होना चाहता हूँ, पर रीअरेंज होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बोकेटायन जैसे यहाँ जाएगा इसको कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा भाई। ये यहाँ पर अपना प्लस दे रहा है तो ये इसको Me देता है और यहाँ से बन जाता है PH Me, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा और यहाँ पर भी बन जाएगा बच्चों Me और Me। क्या बन जाएगा, Me दोनों ग्रुप थे, यहाँ से ये चल के यहाँ पर आ गया Me ग्रुप आ गया। अब क्या होगा भाई, अब सिर्फ आपका एल्कीन बन जाएगा। और देखो सिर्फ यही समझना था कि रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो अब कार्बोकेटायन बना है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, बेंजाइलिक टर्शरी कार्बोकेटायन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो सिर्फ यही लिख रखा है, इवन रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, so before the loss of proton rearrangement will occur। जैसे कि प्रोटॉन निकल रहा था, प्रोटॉन देखो जैसे यहाँ पर अपन ने पूरा जब मैकेनिज्म पढ़ा था, कार्बोकेटायन जब अपन बना रहे थे तो अपन ने देखा था यहाँ पर प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एलिमिनेशन। और प्रोटॉन के एलिमिनेशन के लिए क्या जरूरी है भाई, उससे पहले ही आपका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, अगर पॉसिबल हो। इस केस में तो पॉसिबल नहीं था इसलिए कुछ नहीं हो पाया, पर अगर पॉसिबल है तो वो पहले क्या करेगा, रीअरेंजमेंट कर देगा। यही चीज यहाँ पर लिख रखी। तो अपन ने दो चीजें पढ़ ली। सबसे पहले तो रेट किस पर डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड कर रही है कितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देख ली। सेकंड किस पे रेट डिपेंड कर रही है, लीविंग ग्रुप पे। बिल्कुल सही बच्चों, अगर लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है द रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लीवेलेबिलिटी ऑफ एक्स। लीवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, कितना जल्दी एक्स निकल सकता है। आप इसको ये भी बोल सकते हो लीविंग टेंडेंसी ऑफ एक्स। क्या बोल सकते हो उसको, लीविंग टेंडेंसी ऑफ एक्स। एक्स की लिविंग टेंडेंसी पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर अपन ने SN1 SN2 में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, RI RBr RCl RF। और आपको वहां पर भी मैंने सेम चीज बताई थी, ये वाला बॉन्ड बहुत वीक होता है। क्यों होता है भाई वीक, दोनों की साइज में कितना डिफरेंस होता है। कार्बन एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, आयोडीन उससे बहुत ज्यादा नीचे वाले पीरियड का एलिमेंट है। तो बच्चों इसकी लिविंग टेंडेंसी में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड काम करेगा भाई, सबसे पहले जो जाएगा वो है RI बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भाई, RI बॉन्ड। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि लिविंग टेंडेंसी में सबसे जो वीक बॉन्ड होगा वो RI बॉन्ड होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो होगा RF, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और लिविंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट सबकी एक ही मिलेगी आपको, सेम लिविंग टेंडेंसी होगी। सबसे पहले ये RI वाला आकर सबसे पहले लीव कर जाएगा। थर्ड चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है इफेक्ट ऑफ बेस। किसका इफेक्ट बच्चों, बेस का इफेक्ट। तो आइए समझते हैं बेस का क्या इफेक्ट है। RX reacts by even only when the base is weak or has very low concentration। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि जब भी मैं इवन की बात करूंगी ना तो ये बेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने इसकी RX के लिए क्या लिखा था कि इसकी जो RX थी, RX नहीं भाई रेट, इसके रेट के लिए क्या लिखा था मैंने कि इसकी जो रेट है वो सिर्फ RX पर डिपेंड है, यहाँ पर कोई बेस पर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर किसी बेस पर डिपेंडेंट नहीं है तो बेस का कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है बेस का। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज आ जाएगी, नो इफेक्ट ऑफ बेस, नो इफेक्ट ऑफ बेस ऑन इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन पे किसी भी तरह का बेस का इफेक्ट नहीं होगा। पर उससे भी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज लिख रखी है कि इवन कब रिएक्ट करेगा भाई, जब टर्शियरी RX दे रखा हो बाय इवन ओनली व्हेन द बेस इज वीक।
वीक बेस के टाइम पे ही टर्शरी आरएक्स होगा। ये चीज अपन अभी आगे भी पढ़ेंगे जब मैं आपको बेस पढ़ाऊंगी। तो बहुत ज्यादा जो बल्की ग्रुप होते हैं ना, वो यहाँ पर वीक बेस को यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, फेवर करते हैं, या फिर उसको वीक बेस चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है। इफ द बेस इज स्ट्रोंगर और मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो E2 मैकेनिज्म करना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ से एक और चीज लिख सकते हो कि E1 के लिए कैसा बेस चाहिए आपको, वीक बेस चाहिए। कैसा बेस चाहिए, वीक बेस चाहिए। और E2 के लिए कैसा बेस चाहिए होगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर बेस का कोई खास इफेक्ट नहीं, आप वीक बेस लोगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर यहाँ पर फिर बात करें बच्चों इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है, सॉल्वेंट का इफेक्ट हर जगह होता है। सॉल्वेंट को अपन ने सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से समझा भी था। तो अगर यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखोगे तो यहाँ पर लिख रखा है स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स। कैसे सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट। और इसके लिए भी आप लिख सकते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट मेनली यूज होंगे, वो होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट भाई मेनली यूज किए जाएंगे जब भी आप E1 रिएक्शंस की बात करोगे। तो याद रखना है E1 में कैसे सॉल्वेंट है भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, H2O हो गया। दीज आर व्हाट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब क्या है, एक तो दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं पोलर में भी, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक वो होते हैं जो H बॉन्डिंग करते हैं, ये भी चीज लिख देती हूँ मैं। पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं, जो H बॉन्डिंग करते हैं, शो H बॉन्डिंग। इनमें H बॉन्डिंग होगी इसलिए इनको पोलर प्रोटिक बोला जाता है, और पोलर अप्रोटिक में H बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट चीज देखें यहाँ पर, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस। इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस मतलब कि जो Ag+ है और AlCl3 है वो आयनाइज करने में हेल्प करेगा CX बॉन्ड को, तो इसी वजह से फेवर हो जाएगी E1 रिएक्शन। तो कभी भी आपको सिल्वर दे रखा हो या फिर AlCl3 दे रखा हो तो आपको क्या करना है भाई, वहां पर E1 रिएक्शन करा देनी है। देखो जैसे इस रिएक्शन की बात करते हैं, Ag+ दे रखा था, Ag ने क्या करा, Cl को लेके चला जाएगा, प्लस बन जाएगा और फिर OH आकर जुड़ जाएगा, और ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई आपकी, E1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, E1 रिएक्शन। तो जब भी आपको इस तरीके के सॉल्ट दे रखे हो तो वो भी क्या करते हैं, E1 रिएक्शंस को फेवर करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं किन किन चीजों से ये ओवरऑल, इसको आप ऐसे बोल सकते हो समरी है, जो जो अपन ने पढ़ा है ना अभी उसी की समरी है ये, कि क्या क्या अपन ने देखा है। सबसे पहले तो ब्रांचिंग एट अल्फा और बीटा कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट गिव्स स्टेबल ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्या होता है, एल्कीन। तो स्टेबल एल्कीन कौन देता है, जब ब्रांचिंग होती है। स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, आयनाइज करने में या रेट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, ये अपन ने देखा था, Ri, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। तो ये अपन ने लीविंग ग्रुप का ऑर्डर भी देखा था कि भाई ये ऑर्डर होता है, और लीविंग ग्रुप अच्छा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। लो कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस, क्योंकि यहाँ पर बेस का कोई इफेक्ट नहीं है तो उसकी कंसेंट्रेशन से, उसकी बेसिसिटी से कोई इफेक्ट नहीं होगा। वही चीज लिख रखी है कि अगर आप वीक बेस भी ले रहे हो, कंसेंट्रेशन लो भी ले रहे हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस बाय Ag+ और AlCl3, ये एक स्पेशल नोट पॉइंट करके लिखोगे बच्चों आप, कि यहाँ पर अगर आप Ag+ या AlCl3 डालते हो तो वो RX या E1 की जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं और फेवर करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपन ने पढ़ा है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि मुझे कुछ एग्जांपल्स दो E1 रिएक्शन के, तो एक तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, E1 किस में देखी जाती है भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। ये चीज तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, E1 रिएक्शन की शुरुआत में ही क्या बताया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। तो सबसे पहले तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको E1 देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। और अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया जाए तो वो हो जाएगा एल्यूमिनेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड में, जिसमें एल्काइल हैलाइड के अंदर भी यूज किया जाता है। जब अपन क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड में से जो है क्लोरीन को हटाते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम भी इसको यूज किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, क्योंकि डिहाइड्रेशन अल्कोहल में ऑलरेडी एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊं एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो मान लो यहाँ पर मैंने एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है।
इसके अंदर मैं क्या डालूंगी भाई, इसके अंदर यहाँ पर डाला है मैंने कोई भी, यहाँ पर अभी मैंने बताया इसमें कौन से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, पोलर प्रोटीन। तो मान लो आपने अल्कोहल ले लिया या फिर मान लो आपने वाटर ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इसका एलिमिनेशन करते हो आप अल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पर ये क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन निकल के क्या होगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। क्या बन चुकी है, एल्कीन। ये बनाई थी अपन ने जब हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ी थी। तो वही रिएक्शन क्या होती है, इवन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये, इवन रिएक्शन का। आप इसको बोल सकते हो अल्काइल हैलाइड का क्या हो रहा है भाई, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन में इसको देखा जाता है। एक और एग्जाम्पल देख ले क्या भाई इसका, अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो मान लो आपने यहाँ पर ले लिया है, क्या ले लिया भाई, ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। अब इस ब्रोमीन के अंदर आपने मान लो सेकंड स्टेप में वाटर डाल दिया, एक बार अल्कोहल डाल दिया था, एक बार वाटर डाल दिया, दोनों ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस Br को हटाना है। क्या करना है, Br को हटाना है। मतलब जरूर से यहाँ पर जो आपको मिल के यहाँ पर जो मिल रहा होगा वो क्या होगा, एक एल्कीन मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी, एल्कीन मिल रही होगी। तो एल्कीन चाहिए थी, एल्कीन मिल गई। यही होता है एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को अपन पहले ही समझ चुके हैं। तो जब जब इवन की बात हो तो इन दोनों चीजों को याद रखना। और इवन को अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर कंप्राइज करना चाहूँ तो किस किस पर डिपेंड करती है इवन, तो अपन ने देखा कि यहाँ पर अगर इवन की केस में बात करें तो 3 कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, जिसमें से पहले बेंजाइलिक एलाइलिक आ जाएंगे, फिर टर्शरी, सेकंड डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि बच्चों सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। सॉल्वेंट में अपन ने देखा यहाँ पर मेनली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। फिर अपन ने देखा कि बेस का क्या इफेक्ट है, तो अपन ने देखा बेस पे ये नहीं डिपेंड करता है। बस एक चीज थी कि जब भी आपको टर्शरी हैलाइड अल्काइल हैलाइड ले रहे हो आप, तो वहां पर वीक बेस लो तो तभी फेवर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने तो E2 फेवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो बेस का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो, ठीक है। फिर ये सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लिया, बेस का इफेक्ट देख लिया, सब्स्ट्रेट का इफेक्ट देख लिया। और फिर बच्चों यहाँ पर अपन जो इफेक्ट देखते हैं, तो बच्चों फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के इफेक्ट में अपन ने देखा था RI, क्योंकि बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो सबसे पहले क्लीव करेगा, फिर RBr, फिर RCl और फिर आपका होता है RF। और ये ऑर्डर SN1, SN2, E1, E2 सबके लिए सेम है। तो इसमें आपको कुछ देखने की खास जरूरत नहीं है। जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो ज्यादा रेट को क्या कर देगा, ज्यादा रेट उसकी हो जाएगी। तो ये सब केस में कॉमन ही है। आइए पढ़ते हैं अपन E2 मैकेनिज्म को। किसको पढ़ते हैं, E2 मैकेनिज्म। और उसमें देखने वाले हैं कि सबट्रेट कैसा होना चाहिए। जैसे वहां पर टर्शरी, सेकेंडरी, 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पर क्या कार्बोकेटायन बनता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या बनता है, जब E2 मैकेनिज्म बनाते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनती, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। sp2 कार्बन का मतलब क्या है, एल्कीन। एल्कीन में जितने ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे लीडिंग टू एन एल्कीन, उतना ज्यादा ही इसकी रेट हो जाएगी। आइए देखते हैं भाई, ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस चीज को समझाना चाहूँ आपको तो यहाँ पर देखते हैं अल्काइल, इफेक्ट ऑफ अल्काइल सबस्ट्रेट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ अल्काइल सबस्ट्रेट ऑन E2। किस में देख रहे हैं भाई, E2 के अंदर इफेक्ट ऑफ अल्काइल सबस्ट्रेट। किसका इफेक्ट है, अल्काइल सबस्ट्रेट का इफेक्ट E2 पे क्या होगा, इसके बारे में अगर बच्चों बात करें तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, अपन ट्रांजिशन स्टेट्स बनाएंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है एक CH2, ठीक है, और यहाँ पर भी ले लिया एक CH2 और एक H ही ले लिया मान लो, ठीक है। एक तो ये CH2 है, इसका H यहाँ पर है। H यहाँ लिखने का मतलब क्या है, बेस लेकर जाएगा भाई। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर होता है CH2 और एक X हैलोजन होता है। तो अपन ने देखा था यहाँ पर क्या होता है, ये बेस आता है, बेस इस हाइड्रोजन को लेकर जाता है, फिर यहाँ से ये जा रहा था और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, जिस टाइम पे दोनों एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जब ये जो X है ये भी निकल रहा है और साथ ही में जो H है वो भी निकल रहा है, किसके साथ, बेस के साथ में। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा होता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। तो ये बनती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बोल देती हूँ। सेकंड में क्या होता है भाई, सेकंड में यहाँ पर क्या होता है, अपन अगर ऐसा करें CH2H में ही एक H की जगह एक CH3 यूनिट ले लें। मान लो यहाँ पर एक CH है, एक CH3 यूनिट ले ली और X ले लिया। अब क्या होगा,
कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। तो आइए ट्रांजिशन स्टेट बना के देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा, जरूर यहाँ से तो बेस आ रहा होगा, इस हाइड्रोजन को लेकर जा रहा होगा और यहाँ से ये X निकल रहा होगा। पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। तो वही चीज कर देते हैं, CH2CH CH3, यहाँ से जरूर ये X निकल रहा होगा और यहाँ से क्या हो रहा होगा, इस हाइड्रोजन भी निकल रही होगी, किसके साथ, बेस के साथ। हाइड्रोजन कैसे निकल रही है भाई, बेस के साथ निकल रही है। तो वही हो जाएगा, हाइड्रोजन को कौन लेकर जा रहा है, बेस, और ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट हो गई भाई, सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, और अगर यहीं से बच्चों थर्ड ट्रांजिशन स्टेट की भी बात कर ले ताकि अपन को तीनों चीजें यहीं पर क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इस H की जगह में मैं 2 CH3 लगा दूं, मतलब एक CH3 तो ऑलरेडी था, एक और CH3 लगा दिया और यहाँ पर आ गया X। ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता है इसका हाइड्रोजन कौन लेकर जाएगा, बेस लेकर जाएगा। तो वही चीज हो जाएगी भाई, बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेकर जा रहा होगा और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट 3 की। फर्क क्या है ट्रांजिशन स्टेट 3 में भाई, फर्क इतना सा है कि यहाँ पर अब 2 CH3 है। ठीक है, ये कार्बन है, इस पे एक CH3, यहाँ पर भी दूसरा CH3, जरूर यहाँ से X निकल रहा होगा और इससे क्या हो रहा होगा, यहाँ से इसका H जो बॉन्ड है वो क्लीव हो रहा होगा और उस H बॉन्ड के क्लीव होने की वजह क्या है, बेस है। क्या है भाई, बेस वजह है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 3 बन रही होगी। तीनों ट्रांजिशन स्टेट मैंने यहाँ बनाने का मतलब है कि आप समझो कि क्या हो रहा है 1, 2 और 3 में। क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ दोनों H हैं, यहाँ पर एक CH3 यूनिट है और यहाँ पर 2 CH3 यूनिट है। अब यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको भी पता है जो एल्कीन बनेगी वो कैसी एल्कीन होगी, एक बार सिंपल एल्कीन होगी, CH2CH2 वाली। ठीक है, सेकेंड टाइम पे जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कैसी होगी, इधर तो CH2 होगा पर इस एल्कीन में एक और CH3 यूनिट होगी। और आपको पता है जब भी एल्कीन में CH3 यूनिट बढ़ती है तो मैंने बताया था सेट-जेफ रूल लगता है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एल्कीन में क्या बढ़ाते जाओगे, CH3 यूनिट को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। तो यहाँ पर तो दो CH3 यूनिट है, मतलब यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी। हेंस आप लिख सकते हो फॉर, क्या देख रहे थे अपन, स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूट देख रहे थे, इफेक्ट ऑफ एल्काइल सबस्ट्रेट। इसमें अपन ने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन क्या था भाई, कि जब अपन रिएक्टिविटी या रेट की बात करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है और फिर ट्रांजिशन स्टेट 1 है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट के लिए आप क्या लिख सकते हो, एक और पॉइंट बना सकते हो। और वो पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले जो आएगी वो होगा आपका टर्शरी एल्कीन, फिर आएगी सेकेंडरी एल्कीन और फिर आएगी 1 डिग्री एल्कीन। और यही आपका बच्चों कंक्लूड कर देगी रेट ऑफ सब्सट्रेट की बात करें अगर E2 के अंदर अगर रेट ऑफ एल्काइल सब्सट्रेट की बात करें। बच्चों यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हो कि रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड कर रही है एल्कीन के पे। तो आप लिख सकते हो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है एल्कीन के, higher the stability of alkene, higher would be, क्या हो जाएगी, rate for E1, higher would be rate of E1 चल रही है, E2 चल रही है, E2 रिएक्शन, तो हायर वुड बी रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म। E2 की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, एल्कीन पे डिपेंड कर रही है। और यही चीज अपन ने यहाँ पर भी बोली थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करती है रेट। देख लो भाई यहाँ पर यही लिख रखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू sp2 कार्बन। sp2 कार्बन का मतलब है एल्कीन, एल्कीन पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, कितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन है, अगर वो बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ E2 भी बढ़ता जाएगा। बस यही चीज लिख रखी है कि भाई जैसे जैसे आप एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट को बढ़ाओगे
रेट भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट की। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ बेस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फिर इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। तो अगर बेस की यहाँ पर बात करें तो बच्चों बेस की बहुत इंपॉर्टेंस है E2 के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। E2 एलिमिनेशन इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रॉन्गर द बेस, क्योंकि यहाँ पर जब अपन इसकी रेट देखते हैं तो रेट में लिखते भी है कि यहाँ पर एक तो ये RX पे डिपेंड होगा और साथ ही में बेस पे डिपेंड होगा। इसका मतलब यहाँ पर बेस कहीं ना कहीं इसके रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अगर रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो बेस का तो बहुत बड़ा रोल है भाई। तो बेस के रोल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख रखे, देखो आपको ऑर्डर भी दे रखा है। अच्छा, ऐसा करूं कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बता दूं जो यहाँ पर E2 के अंदर आने वाले हैं। तो आइए भाई देखते हैं बेस यूज्ड इन E2 मैकेनिज्म। भाई E2 मैकेनिज्म के अंदर जो जो बेस यूज होते हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो भाई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये देख लेना बेस कौन कौन से हैं और आपको ओवरऑल कंक्लूड हो जाएगा भाई किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं बेस फॉर E2 मैकेनिज्म। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेस होते हैं, जैसे सबसे पहला है एल्कोहलिक। पहले तो ये लिख देते हैं भाई स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर लिख दो स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड। यहाँ पर कंसंट्रेशन, बेसिसिटी, सारी टर्म्स यहाँ पर यूज होगी कि भाई कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बेसिसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। भाई बेस अच्छा ले रहे हो मतलब ये दोनों चीजें तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो कैसा बेस होगा जिनमें ये दोनों चीजें ज्यादा होगी? तो आइए उन्हीं की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेस है बच्चों आपका एल्कोहलिक KOH। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था सब्स्टिट्यूशन में कि सब्स्टिट्यूशन के लिए आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH यूज करते हो, और एलिमिनेशन के लिए स्पेशली E2 के लिए आप एल्कोहलिक, देखो कितना सेम होता है ना, एल्कोहलिक एक्वस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्कोहलिक का मतलब है एलिमिनेशन, एक्वस का मतलब है SN2, तो याद रखना है। और सब्स्टिट्यूशन एल्कोहलिक KH हो गया, एल्कोहलिक NaOH हो गया। इसी के साथ में बच्चों आपके यहाँ पर जो एक बेस होता है टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर टर्शरी ग्रुप होगा और उसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन और साथ ही में आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम देखने को मिलेगा। फिर एक बहुत अच्छा बेस होता है जिसको बोलते हैं NaNH2, इसका भी बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज किया जाता है NaNH2 का। और फिर बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पर एक और बेस आपको देखने को मिलता है, वो होता है ET3N। कौन सा बेस है? ET3N। और यहाँ पर एक और बेस देखने को मिलता है DBN और DBU। अब ये DBN और DBU क्या है भाई, आइए देख लेते हैं। DBN की फुल फॉर्म है डाईअज़ो बाईसाइक्लोनोनेन। क्या होता है? डाईअज़ो बाईसाइक्लोनोनेन। और वैसे ही जो DBU होता है वो सेम है डाईअज़ो बाईसाइक्लो। अब यहाँ पर नोनेन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अनडिकेन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और बच्चों ये सारे बेस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करवाना, E2 करवा देना है बस। क्या करवाना है? E2 मैकेनिज्म करके एल्कीन बना देनी है। इन सब बेसों के बारे में मैंने लिखा दिया है कि यहाँ पर E2 देखने को मिलेगा, तो ये दिक्कत भी खत्म हो गई। अब आइए देखते हैं सोलवेंट का क्या इफेक्ट है। तो सोलवेंट का इफेक्ट ऑलमोस्ट सब जगह सेम मिलेगा आपको, E1 हो गई, E2 हो गई, SN1 हो गया, SN2 हो गई, सब जगह सेम मिलेगा। सोलवेंट अपन ने E1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। यहाँ कैसे सॉल्वेंट यूज करते हैं? E2 reaction is favored in a solvent of lower polarity and strongly favored in aprotic polar solvent। कैसे सॉल्वेंट में यूज होगा? अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, जिसमें DMSO है, DMA है, DMF है, बट डिसफेवर्ड इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज नहीं होगा ये। दे स्टेबलाइज द बेस आइदर बाय H बॉन्डिंग और बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्टिंग द अटैक ऑफ बेस। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया, पोलिप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो बेस के इंटरेक्शन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा। इसी वजह से जब भी अपन E2 की बात करते हैं तो कैसा सॉल्वेंट होगा बच्चों? सॉल्वेंट की अगर बात करें तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। कौन से सोलर होंगे? पोलर होंगे, पर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे। कौन से सॉल्वेंट बच्चों? अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर लिख रखा है E2 एलिमिनेशन इज स्ट्रॉन्गली फेवर्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फेस ट्रांसफर्स कैटलिस्ट सच एज R4NX। ये जो आपका
अमोनियम का बच्चों सॉल्ट बनता है, ये एक स्पेशल पॉइंट करके लिख सकते हो, इसमें E2 बहुत स्ट्रांगली क्या होता है, फेवर्ड होता है, ठीक है, जो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट होते हैं। तो इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोलवेंट यूज्ड इन E2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेस की जो इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कैसे सॉल्वेंट यूज होंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें एच बॉन्डिंग नहीं होती है। ये चीज भी मेंशन कर लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या होता है, नो एच बॉन्डिंग, जिनमें कोई एच बॉन्डिंग नहीं देखने को मिल रही है, पोलर प्रोटिंग में एच बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। अब है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप तो मैंने बताया सब जगह एक जैसे हैं, फॉर E1 SN2 SN1 E2 सभी के लिए क्या होता है, ये लीवेलेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब कि क्या है, लीविंग टेंडेंसी ऑफ एक्स पर डिपेंड करता है, विच इन टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटेड बेसिसिटी। मतलब यहाँ पर भी सेम ऑर्डर मिलेगा, वही RI फिर RBR, ये तो मैंने बता भी दिया है आपको, फिर RCl और लास्ट में RF। तो यही सेम ऑर्डर सब जगह देखने को मिल रहा है आपको, रेट ऑफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो लीविंग टेंडेंसी। लीविंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर है वो सभी जगह सेम है, वो E1 E2 SN1 SN2, और वो क्या होता है, यही ऑर्डर सब जगह फॉलो होगा। तो यही चीज ध्यान रखनी है, यही चीज लिख भी रखी है, C2H3I फिर C2H3Br, और इसी तरीके से लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। यहाँ पर कुछ और लिविंग ग्रुप का भी ऑर्डर दे रखा है जो इतने ज्यादा यूज नहीं होते, इसलिए अपन बात भी नहीं करते। आइए बात करते हैं यहाँ पर E2 रिएक्शन किन किन चीजों को फैसिलिटेट कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं जिसको अपन समराइज कर सकते हैं ओवरऑल। तो ब्रांचिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा एटम विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ओलेफिन्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, कि जो बेस यूज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, सिंस क्योंकि CH बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। सॉल्वेंट कैसा चाहिए, लो पोलैरिटी वाला, जिसमें से जो पोलर सॉल्वेंट है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, वॉल अराउंड द बेस रिस्ट्रिक्टिंग द अटैक, इसीलिए यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज होंगे। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं E2 की अगर बात करें तो, वहां पर अगर बेस का इफेक्ट दे रखे तो स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं, जैसे कि NaNH2 हो गया, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड हो गया, अल्कोहलिक KOH या NaOH हो गया, ठीक है। सब्सट्रेट की बात करें तो एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा था, मतलब जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन उतनी ज्यादा अच्छी रेट। तो ये कुछ ओवरऑल बात हो गई जो अपन ने E2 के अंदर बात की। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो बच्चों आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ E2 रिएक्शंस। किसकी बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं E2 रिएक्शन के। तो अगर E2 रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे अपन ने E1 में बात करी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था और एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड था। अगर इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों साथ में निकल रहे होंगे। अगर इसकी अगर आप बात करोगे बच्चों तो यहाँ पर मान लो मैंने 1 डिग्री, पहले सबसे पहले 1 डिग्री की बात कर ले, 1 डिग्री यहाँ पर क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, ये है 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री के अंदर क्या डालते हैं अपन E2 के लिए, एल्कोहलिक NaOH या KOH, एल्कोहलिक NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी भाई, एल्कीन बन जाएगी। जब E1 की बात करी थी तो क्या डाला था, E2 के केस में अल्कोहलिक NaOH डाल रहे हो, E1 के केस में अपने पोलर सॉल्वेंट्स डाले थे, वो भी पोलर प्रोटिक वाले H2O ROH, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर यार 2-3 की बात करते हैं, सेकेंड डिग्री भी ले ले क्या, यहाँ पर आपने सेकेंड डिग्री ले लिया, सेकेंड डिग्री के अंदर अगर आपने अल्कोहलिक सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड के अगर NaOH डाला तो यहाँ पर आपको एल्कीन देखने को मिल जाएगी। टर्शरी भी ले लो भाई, टर्शरी को क्यों छोड़ रहे हो, टर्शरी लोगे और टर्शरी में भी अल्कोहलिक NaOH डालोगे तो सेम क्या देखने को मिलेगा, टर्शरी एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टर्शरी एल्कीन बन जाएगी। अगर यहाँ से रेट का कंपैरिजन आ जाए, आपको पता है टर्शरी एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो रेट में सबसे ज्यादा अगर रेट की बात कर लोगे बच्चों, और इसको आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे दो, मैंने बताया था एल्कीन की स्टेबिलिटी पर ये बहुत डिपेंड करती है, एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल है
और कितना सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर इस एल्कीन पे क्या है, 2 से सब्स्टिट्यूटेड है, ये सिर्फ सिंगल से सब्स्टिट्यूटेड है, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड एट ऑल। इसका मतलब अगर रेट की बात करोगे तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की सबसे ज्यादा और फिर फर्स्ट की रेट। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है भाई, रेट किस पे डिपेंड करेगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट होता है बच्चों, और वो एक और पॉइंट क्या है, अगर E2 रिएक्शन में ही, इसके एग्जाम्पल में ही एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है डीहेलोजिनेशन। क्या होता है बच्चों, हेलोजन का निकलना, डीहेलोजिनेशन। ये एल्कीन वाली जितनी भी रिएक्शन है देखो अपन उनको दोबारा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक और क्या आ जाएगा, जिसका सेकंड एग्जाम्पल है वो है डीहेलोजिनेशन। ठीक है, डीहेलोजिनेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, डीहेलोजिनेशन के लिए भी आप एक ऐसी एल्कीन को देखोगे, क्या देखोगे, एल्कीन तो बनाओगे सॉरी, ऐसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे जिसमें X हो, यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X है, और याद रखना है जो X है उनका क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, और इसको आपने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था। यहाँ पर जो आप सब्स्टिट्यूएंट डालोगे वो क्या होगा, NaI और एसीटोन, NaI इन एसीटोन। क्या होगा, दोनों ही X का एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होके बनेगी एल्कीन, और ये जो एल्कीन देखने को मिलेगी बच्चों आपको, ये कैसी एल्कीन होगी भाई, ये डीहेलोजिनेशन जो मिली है वो एल्कीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कैसे एल्कीन का भाई एंटी एलिमिनेशन हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हो जाएगा वो यही होगा कि इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, और जो मैकेनिज्म है वो कैसा मैकेनिज्म है भाई, E2 मैकेनिज्म। तो डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सभी में कैसा मैकेनिज्म था, E2। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कैसा मैकेनिज्म था, E1। और वहां पर भी अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से हैलोजन हटा रहे तो उसमें क्या हो रहा था, E1 भी यूज आ रहा था। तो ये कुछ बातें अपन ने देख ली रिगार्डिंग डीहेलोजिनेशन। इसका एक एग्जांपल कर ले क्या यार, इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं यहाँ पर। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, एक बेंजीन रिंग ले ले एग्जाम्पल में, मान लो यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन है, सिंपल ही लगा दो, 2 ही तो क्लोरीन है, क्लोरीन को लगा दिया। क्या करना है, हेलोजेंस को हटाते हैं, डीहेलोजिनेशन में NaI लेते हैं एसीटोन के साथ में, दोनों को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो बस भाई एल्कीन बन गया, और यही क्या हो गया आपका, E2 के अंदर आ चुका है डीहेलोजिनेशन। तो अपन ने 2 एग्जाम्पल पढ़ ली E1 के, 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए E2 के, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है उनकी बात भी हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं E1CB मैकेनिज्म की। तो आइए समझते हैं अपन, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं E1CB रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, E1CB, जिसमें क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। पहले आप किसको भेजोगे भाई, यहाँ पर वो वाला केस है जहां पर एनायन पहले बनता है, और फिर बाद में उस एनायन के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप का एलिमिनेशन होता है, फिर एल्कीन बनती है। इस रिएक्शंस को बोलते हैं E1CB, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर इसके अंदर बच्चों बात करें सब्स्ट्रेट की, तो एक सब्स्ट्रेट की बहुत खास फीचर है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आप ग्रुप ले रहे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, X होगा, H होगा, और यहाँ पर जरूर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। और यही आपको बता देगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है ना, तो आप समझ जाओगे बीटा पोजीशन पे, अगर बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कुछ नहीं होगा, E1CB रिएक्शन होगा, एनायन बन रहा होगा। मतलब यहाँ पर जरूर से एनायन बन रहा होगा, और वो एनायन किससे स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। किससे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, और यहाँ पर आपकी ये एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, एल्कीन तो बाद में बनेगी। ठीक है, तो पहले क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब एनायन बना है तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो क्या कर रहा होगा, यहां से इस एनायन को, ये जो एनायन है इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। एनायन आपको पता है स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, GOC इसीलिए पढ़ी थी। और फिर यहाँ से ये एलिमिनेट करके फाइनल में जो बना देगा वो एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। पर ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो E1CB की जो सबसे खास फीचर है, वो खास में फीचर कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस। क्यों, क्योंकि एनायन को स्टेबलाइज
कर सकता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं बच्चों की यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर E1CB की बात करें तो यहाँ पर कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बोकेटायन में होता है रीअरेंजमेंट। तो नो रीअरेंजमेंट, किसी तरीके का कोई रीअरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ बेस। बेस का क्या इफेक्ट होता है? तो जब भी मैंने आपको E1CB रिएक्शन बच्चों पढ़ाई थी, जैसे अगर यहाँ पर भी देखें अपन, तो E1CB रिएक्शन में जो एक चीज होती है वो ये है कि जो इसकी रेट है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं E1। यूनिमॉलिक्यूलरिटी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक ही क्या चल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात करी, कोई दो चीजें नहीं आ रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारी चीजें हो रही है। देखो ये एक मॉलिक्यूल लिया था, इसी के अंदर करके एलिमिनेशन बनाया है, इसीलिए E1 नाम दिया जाता है। मगर जब रेट की बात होगी तो रेट में बेस भी इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा? बेस। इसको काइनेटिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। हालांकि दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि E1CB है, कैसे हो सकता है? E1 का मतलब यूनिमोलिकुलरिटी है, बिल्कुल सही, यूनिमोलिकुलरिटी है, और ये आप काइनेटिक्स में समझोगे। ठीक है, कि मॉलिकुलरिटी से बहुत बार क्या होता है, आपको दिख रहे होते हैं दो पर वो वन ही होते हैं। ये चीज सब आप काइनेटिक्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये काइनेटिकली सेकंड ऑर्डर है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इसीलिए इसको E1 बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो रेट क्योंकि बेस पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन जो है वो बेस की अच्छी लेनी पड़ेगी। हाई कंसंट्रेशन क्या करता है? फेवर करता है E1CB रिएक्शंस को। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट कैसा यूज किया जाता है बच्चों? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपके DMSO हो गया, DMF हो गया, एसीटोन हो गया। ठीक है, और अगर देखो तो आप THF हो गया। ये सारे क्या है आपके? ये सारे के सारे बच्चों आपके कैसे सॉल्वेंट्स है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। कैसे सॉल्वेंट्स है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और सब्स्टिट्यूशन में अपन ने सबके बारे में डिटेल में बात भी कर ली थी। तो अगर E1CB को मैं समराइज करूं तो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा। सेकेंड चीज अगर यहाँ पर बात करें तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अगर इफेक्ट ऑफ बेस की बात करें तो बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिया जाएगा। कैसा बेस लिया जा रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस लिया जा रहा है। और अगर बात करें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स यूज ले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग अप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है जो अपन देखा जाए तो 5th नंबर पे आता है, वो क्या होता है? इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का कैसा इफेक्ट होना चाहिए? तो अगर इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप की बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है? आप पुअर लिविंग ग्रुप लेते हो। कैसा लिविंग ग्रुप लेते हो? पुअर लिविंग ग्रुप। जैसे अपन ने फ्लोरीन वाले केसेस की बात करी थी, जब अपन ने फ्लोरीन वाला केस लिया था, जो CF बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, इजीली लीव कर जाता है, इसलिए अपन यहाँ पर जो ग्रुप लेते हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप लेते हैं, जैसे OH, OR, NR3+, ठीक है, F। ये सारे के सारे क्या होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। तो इन सभी को यूज किया जाता है जब भी E1CB की बात होगी। तो 5th पॉइंट क्या आ गया भाई? इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप भी समझ लिया। बैड लिविंग ग्रुप, या फिर आप इसको लिख सकते हो पुअर लिविंग ग्रुप। कैसे लिविंग ग्रुप? पुअर लिविंग ग्रुप्स यहाँ पर लिए जाते हैं जब जब E1CB की बात होगी। तो भाई ये चीज भी अपन ने समझ ली। अब ऐसा करें, क्या कुछ क्वेश्चंस देख ले इसके या एग्जांपल्स देख लिए जो अपन हर एक केस में देख रहे थे? तो आइए बात करते हैं E1CB रिएक्शन में इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं बच्चों, E1CB रिएक्शन के एग्जांपल्स की। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल तो मैं आपको बार बार दे रही हूँ, एक ही एग्जांपल, वही एग्जांपल यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी जब फ्लोरीन का बॉन्ड क्लीव हो रहा होगा, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों, एक तो होता है CF3, एक तरफ तो होता है CF3, एक तरफ होता है CH2Cl2। क्या होता है? CH2 नहीं, CHCl2। क्या होता है? CHCl2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? आप एक बेस डालोगे और आपको पता है यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा। बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। बेस को कुछ नहीं चाहिए, हर बार एक ही चीज बोल रही हूँ, बेस सिर्फ हाइड्रोजन लेके जाना चाह रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन लेकर जाएगा क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बन जाएगा एनायन। क्या बन जाता है यहाँ पर? एनायन। और एनायन क्या करेगा? अब पास वाले कार्बन से बोलेगा भाई क्लीव करो,
और एल्कीन बनाने दो, क्लीव करो, एल्कीन बनाने दो। F माइनस जो CF बॉन्ड है वो बहुत पुअर है और इसी वजह से क्लीव हो जाएगा और क्लीव होके आपको मिल जाएगी यहाँ पर एक एल्कीन जिसमें दो तरफ क्लोरीन है और बाकी के दोनों तरफ क्या है, फ्लोरीन है। ये CF2Cl2 वाला मॉलिक्यूल आपका बन जाता है और ये बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है E1CB रिएक्शन का। हर जगह आपको फ्लोरीन वाले केसेस ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर इसके सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें बच्चों E1CB के अंदर ही, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है एल्डोल कंडेंसेशन। जब अपन नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में भी इसका यूज होता है। किसका? एल्डोल कंडेंसेशन में भी E1CB रिएक्शन का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं एल्डोल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डोल रिएक्शन, नेम रिएक्शन की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसी के मैं छोटा सा आपको यहाँ पर बता दूं किस तरीके से मैकेनिज्म होता है और कैसे यहाँ पर E1CB रिएक्शन होती है। तो एल्डोल की जब बात करोगे बच्चों तो एल्डोल में क्या होता है, अगर एल्डोल की बात करूं ना तो यहाँ पर होता है एक डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और एक जगह होता है OH ग्रुप। ठीक है, अब आपको पता है GOC में पढ़ा चुकी हूं, जब भी दो ग्रुप्स लगे होते हैं तो इधर बीच वाला जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जरूर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा और जैसे ही आप इसमें, क्योंकि बेस डालते हैं अपन को पता है E1CB में, जैसे ही बेस डालोगे तो वो बेस क्या करेगा, बेस भाई इस हाइड्रोजन को लेकर जाना चाहेगा। ये बेस चाहेगा कि भाई मेरा जो काम है वो मुझे करने दो, हाइड्रोजन को मुझे लेके जाने दो। जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा एनायन। क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। और एनायन कौन सी रिएक्शंस में बनता है भाई? E1CB में बनता है। इसीलिए एल्डोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ E1CB रिएक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब क्या होगा भाई, ये चाहेगा कि भाई क्या हो जाए, ग्रुप क्लीव हो जाए, ग्रुप क्लीव होकर क्या बन जाए, एल्कीन बन जाए। तो ये यहाँ पर इस कार्बन को क्या करेगा, फोर्स करेगा कि OH को हटाओ और OH बॉन्ड, क्योंकि वीक पुअर लिविंग ग्रुप है, अभी देखा मैंने, अभी मैंने बताया था E1CB रिएक्शन में OH, OR, NR3 प्लस F माइनस, ये सारे क्या हैं, पुअर और बेड लिविंग ग्रुप हैं। तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा और निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। मतलब यहाँ जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चों, वो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कीन आ जाएगी और साथ ही में यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। इसी को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एल्डोल रिएक्शन। तो ये देख लो भाई, एल्डोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ E1CB रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप ऐसे सोच रहे हो भाई कि हल्की फुल्की, नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो वो भी E1CB का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है, और दोनों को अगर साथ में लिया जाए तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज आती है स्ट्रक्चर ऑफ सबट्रेट, कि सबट्रेट का कैसा स्ट्रक्चर लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अगर SN2 कराना है तो अपन को पता है 1 डिग्री जब भी लेते हैं और जब भी CH3X वाला ग्रुप लेते हैं तब क्या हो रहा था, SN2 रिएक्शन हो रही थी। तो आप एक बहुत सिंपल सी चीज लिख सकते हो कि जब भी कोई CH3 और लीविंग ग्रुप होगा तो इट ऑलवेज फेवर्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, 1 डिग्री की भी बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, 1 डिग्री में भी बहुत बार आपको केसेस दूसरे देखने को मिल सकते हैं। अगर CH3 के साथ लिविंग ग्रुप है तो हमेशा SN2 करवानी है। फेवर्स SN2 रिएक्शन। क्या करता है ये? SN2 रिएक्शन को फेवर करता है हमेशा ही। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर कभी भी ब्रांचिंग दिख जाए, मतलब सेकंड डिग्री या टर्शरी अगर कार्बन है इस तरीके से, तो ब्रांचिंग वाले जो कार्बन है वो क्या करेंगे, वो फेवर करेंगे E2। ब्रांचिंग फेवर्स E2 मैकेनिज्म। मतलब आपको अगर सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री वाले केसेस मिल रहे हैं तो अगर वहां पर क्या दे रखा है, आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, तो आप क्या करवा दोगे, E2 करवा दोगे। क्योंकि आपको पता है SN1 में तो अपन वीक बेसिस लेते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो क्या करवा दोगे, E2 करवा दोगे। ठीक है, तो ब्रांचिंग में भी आप क्या बोलोगे भाई, ब्रांचिंग में भी एक चीज देखने को मिलेगी कि हमेशा वहां पर क्या हो रहा होगा, E2 मैकेनिज्म हो रहा होगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि SN2 कब होगा और E2 कब होगा। आइए और चीजें देखते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट की तो बात होगी, नेचर ऑफ बेस, बेस कैसा लोगे। और यहाँ पर मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बताई थी, वही यहाँ पर डिस्कस करने वाली, बोला भी था अच्छे से बताऊंगी जब वहां पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये लिखनी है कि जब जब आप कोई बल्कियर बेस ले रहे हो, बल्कियर बेस विल फेवर एलिमिनेशन। जब भी आप किसी बल्कियर बेस को लोगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही फेवर करेगा। कैसी रिएक्शंस? एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो क्या है बच्चों, जब जब आप एक्वस NaOH या फिर KOH लोगे तो हमेशा आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी SN2 रिएक्शन। और जब जब आप एल्कोहलिक लोगे, कैसे भाई, एल्कोहलिक NaOH और KOH लोगे तो क्या होगा भाई, उस टाइम पे जो रिएक्शन फेवर हो रही होगी वो है E2 मैकेनिज्म। कैसी रिएक्शन होगी? E2। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी और इसी चीज से सॉल्व हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ और इस पर स्टार भी लगा देती हूँ कि बच्चों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जब आपको क्या करना है, एक्वस NaOH का यूज करना है तो वहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन, और जब जब एल्कोहलिक NaOH और KOH को यूज करोगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन। क्वेश्चंस करेंगे, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, कि भाई सॉल्वेंट कैसा लिया जाएगा। तो सॉल्वेंट तो अपन ने देख लिया, कहीं पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लिए जा रहे हैं, कहीं पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लिया है। मतलब आप जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ा रहे हो, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ा रहे हो SN1 रिएक्शन बढ़ जाएगी और SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो घट जाएगी। ध्यान रखना, पोलैरिटी बढ़ाने पे क्या होगा? SN1 रिएक्शन होगी। आपको इसके अलावा एक बहुत स्टार पॉइंट लिखा देती हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब जब आपको क्या मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पर वो क्या है, बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस मिल जाए तो आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन करवानी है। अगर एलिमिनेशन हो भी रहा है तब भी आपको चूज किसको करना है? सब्स्टिट्यूशन को चूज करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब जब न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और जब जब बेस अच्छा होगा, अगर क्या हो जाए बच्चों, बेस अच्छा मिल जाए, मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए पर वो न्यूक्लियोफाइल वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करना है? उस केस में एलिमिनेशंस करवाने हैं। क्या करना है? एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने हैं। देख लो भाई, आधे से ज्यादा क्वेश्चन बस स्टार पॉइंट से ही सॉल्व हो जाएंगे। जब जब क्या मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, और ये सब मैंने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, पूरी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। बस वही चीज है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन करवाना है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन करवाना है। ठीक है, ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों इसका जो मेनली रोल होता है वो एलिमिनेशन के अंदर ही देखा जाता है। जब जब आप हाई टेम्परेचर लोगे, हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर, किसको फेवर करेगा भाई? एलिमिनेशन को। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर में हमेशा आप कौन सी रिएक्शन करवाओगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखनी है, हाई टेम्परेचर मतलब एलिमिनेशन। आपको बहुत बार हीट देखने को मिलेगी और हीट देखते ही आपको समझना है कि वहां पर इवन रिएक्शंस होगी। हीट के लिए क्या लगा रहा होगा? इवन रिएक्शंस। वहां पर क्या कर रहा होगा बच्चों? इवन रिएक्शंस हो जाएगी। तो ये चीज याद रखनी। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि यहाँ पर CH बॉन्ड क्लीव होता है। ठीक है, और जो CH बॉन्ड होता है ना बच्चों, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप लिख सकते हो इसको यहाँ पर, जो CH बॉन्ड है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसको ब्रेक करवाना है, तो इसको ब्रेक करवाने के लिए, अगर इसको ब्रेक करवाना है तो बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो हाई एनर्जी आपको किससे मिलेगी? हाई टेम्परेचर से मिलेगी। इसीलिए इन केसेस में जब जब एलिमिनेशन होगा तो क्या क्या दे रखा होगा भाई? टेम्परेचर कंडीशंस दे रखी होगी। तो आपको समझ जाना है एलिमिनेशन होगा। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पर टेम्परेचर दे रखा है, मतलब क्या समझना है? एलिमिनेशन करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको CH बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको क्लीव करवाना है।
ठीक है, तो ये चीज समझ गए भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको एलिमिनेशन में मेनली देखने को मिलेगा, तो वहां पर तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का पूरा चीज ही खत्म। ठीक, तो आइए बच्चों अब यहाँ पर अपन समझते हैं, पूरा ओवरऑल समराइज कर देते हैं जो जो अपन ने पढ़ा है, E1 E2 SN1 SN2 सबको एक साथ बताने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज होने वाली है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको क्या मिल रही है, एक साथ मिल रही है। SN1 SN2 E1 E2 सभी को अपन साथ में एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा SN1 SN2 और ये हो जाएगी आपकी E1 E2 रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन समझ लेंगे कैसे भाई पूरा SN1 SN2 और E1 E2 में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर मान लो अपन लिख लेते हैं SN2, यहाँ पर लिख लिया अपन ने क्या, SN1, यहाँ पर लिख लिया E1 और यहाँ पर लिख लिया E2। ठीक है, इन्हीं के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो पूरा अपन ने ये 4 लेक्चर्स में रिएक्शन को पढ़ा है, अल्कोहल फिनोल वाले जो 2 रिएक्शंस मैकेनिज्म समझा और हेलो एल्केन में जो 2 रिएक्शन मैकेनिज्म समझे थे, सबको समराइज कर रहे हैं। तो देख लो भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। अगर SN2 की बात करें बच्चों, आपको पता है यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो जो जब अपन बात करते हैं सबट्रेट की, तो सबट्रेट में जो 1 डिग्री और जो CH3 लिविंग ग्रुप होने वाले होते हैं वो ज्यादा फेवर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH3 लिविंग ग्रुप, फिर आ जाएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब यहाँ पर जब जब स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की बात होगी तो 1 डिग्री वाले को ज्यादा फोकस किया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में। किसको फोकस किया जाएगा, जो 1 डिग्री वाले और जो सबसे छोटा लिविंग ग्रुप होता है CH3 मिथाइल वाला लिविंग ग्रुप, उसको ज्यादा फेवर मिलेगा। ठीक है, पर जैसे ही बात होगी SN1 की, तो आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले केस को लेके चलता है। कैसे कैसे को लेके चलता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सब GOC में पढ़ चुके हैं, और इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पर ये चीज आ गई। ठीक है, अब वैसे ही अगर E1 की बात करेंगे बच्चों, तो E1 में भी एल्कीन बनती है और एल्कीन के लिए कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला केस होता है। E2 में कोई कार्बोकैटायन देखने को नहीं मिलता, एल्कीन के बेसिस पे होता है, पर यहाँ पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होता है, एल्कीन बन रही होती है। क्या बन रहा होता है, एल्कीन, और यहाँ पर क्या बन रहा होता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। 3 जगह सेम ऑर्डर आ रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सिर्फ एक SN2 वाला है जो उल्टे ऑर्डर से चल रहा है, CH3 और 1 डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में तो सबको समझ में आ गया कि भाई कार्बोकैटायन बन रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जगह कार्बोकैटायन है, एल्कीन है, इन दोनों जगह ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो दोनों जगह डिफरेंस आ गया। ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन की बात हो रही है और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 आ गया, इसमें ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में बात होगी, इसलिए CH3 लिविंग ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये रेट के रिगार्डिंग सबसे पहली बात तो अपनी हो गई। अब अगर अपन बात करें कि बेस कैसा यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या यूज होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। अगर इसके मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दूं, जैसे अपन ने वहां पर भी बात करी थी, NaCN हो गया, ठीक है, NaN3 हो गया, ठीक है, फिर आप NaOH हो गया, NaSH हो गया, NaOR हो गया, और ऐसे बहुत सारे लिविंग ग्रुप के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस अपन ने देखे थे या न्यूक्लियोफाइल देखे थे, वो सारे यहीं पर आ जाएंगे। जब जब अपन बात करेंगे किसकी, SN1 की, तो कैसे किस चीज की बात होगी भाई, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल की बात होगी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे भाई, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो आप लिख सकते हो ROH हो गया, ठीक है, RCOOH हो गया, H2O हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके वीक न्यूक्लियोफाइल है। फिर अगर आप यहाँ पर जाओगे, जब आप बात करोगे इवन रिएक्शंस में, तो इवन रिएक्शंस में भी क्या होता है बच्चों, और बच्चों जब इवन की बात होगी तो अपन यूज करेंगे वीक बेस, क्योंकि यहाँ पर बेस होता है E1 E2 में, SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल की बात होती है, और वीक बेस कौन सा होगा, वही ROH। कौन कौन से हो जाएंगे, H2O हो गया, सेम चीज जो यहाँ पर SN1 में हो रही है, H2O
ROH और ये COOH, RCOOH ग्रुप जो होता है ये सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अगर अपन SN2 की बात करें तो यहाँ पर यूज होता है स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस में अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें एग्जाम्पल थे आपके कौन कौन से थे भाई एग्जाम्पल्स? एक तो आपका होता है यहाँ पर NaOH, ठीक है, KOH, फिर ET3N था, और एक आपका टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड था। तो ये सारे के सारे, फिर DBU DBN भी थे, पर ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर थे। ठीक है, अब बात हो गई बेस की। अब किस पे चले भाई? यहाँ पर बात करते हैं, बेस की बात हो गई और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की भी बात हो गई। तो क्या अपन पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट देख ले? तो जब सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे बच्चों, तो SN2 में अपन ने बोला था कैसा सॉल्वेंट यूज किया जाएगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, जैसे कि हो जाता है आपका DMF, ठीक है, DMSO, THF, ये सारे के सारे क्या है, और एसीटोन, सारे के सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। जब जाओगे बच्चों किसमें? SN1 में, तो यहाँ पर सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज होंगे। और पोलर भी बोल सकते हो आप इसको, जनरली सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हो, जैसे कि हो गए आपके वाटर, ठीक है, फिर क्या हो गया? ROH हो गया, या फिर आप RCOOH की भी बात कर सकते हो। ये सारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही अगर अपन बात करेंगे किसके अंदर? E1 के अंदर, तो यहाँ पर भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ही थे। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी कि जो दोनों सॉल्वेंट है वो कैसे हैं? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं? यही H2O, ROH वाले। ठीक है, पर जैसे ही बात होगी E2 की, तो मैंने आपको अभी समझाया था जब E2 पढ़ा रही थी कि यहाँ पर भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको नहीं चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही है, तो ये नहीं चाहते कि इनकी ट्रांजिशन स्टेट को कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आकर डिस्टर्ब करे, इसलिए यहाँ पर DMF, DMSO वाले पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ये किसकी बात हो गई? अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट देख लिया, बेस देख लिया, अपन ने क्या देख लिए? सॉल्वेंट देख लिए। ठीक है, अब किसकी बात होगी भाई? लीविंग ग्रुप की बात होती है। जो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर सभी में सेम देखने को मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर लीविंग ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो वो सब में सेम होता है, और सब में सेम किस लिए होता है? क्योंकि RI सबसे ज्यादा वीक होता है, फिर RBR, फिर क्या होता है? RCl, और लास्ट में होता है आपका RF। तो ये सारा ऑर्डर सब में सेम रहता है। यहाँ पर भी वही, RI सबसे आगे, ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही, RI सबसे आगे, फिर RBR, फिर RCl, और लास्ट में दिखेगा आपको RF। सेम चीज इसमें, सब जगह सेम ऑर्डर बता रही हूं मैं, मतलब सेम चीज लगेगी, RI, RBR, RCl और RF। ठीक है, सेम यहाँ पर RI, RBR, RCl और साथ ही में RF। तो ये सारा का सारा ऑर्डर सेम है। देख लो भाई, ओवरऑल कंक्लूड कर दिया है SN2, SN1, E1 और E2 को क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए ये जो पूरा का पूरा चीज पड़ी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मान लो मैंने 1 डिग्री CH3 वाला ले लूं, CH3 लिविंग ग्रुप वाले की बात कर ले। सबसे पहले यहाँ पर लग रहा है क्लोरीन, और ये कैसा है भाई? CH3, और लिविंग ग्रुप वाला जो सबसे छोटा केस होता है 1 डिग्री वाले की बात हो रही है, 1 डिग्री वाले की बात हो रही है। और यहाँ पर आपको दो तरीके के क्या दे दिए? दो तरीके के आपको रिएजेंट दे दिए। एक तरफ दे दिया NaOCH3 और एक तरफ दे दिया NaO, क्या दे दिया? SMe3। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट दे दिए हैं। आपको दिख रहा है एक रिएजेंट थोड़ा लेस बल्कियर है और एक रिएजेंट 3 Me है, मतलब ज्यादा बल्कियर है। पर अपन ने बोला था जब भी आप छोटे ग्रुप की बात करोगे, जैसे CH3 ग्रुप है, 1 डिग्री केस है, वहां पर हर जगह क्या करवाना है? SN2 रिएक्शंस करवानी है, क्योंकि सबसे छोटे ग्रुप जो 1 डिग्री वाले होते हैं और जो CH3 लिविंग ग्रुप वाले होते हैं, वो हमेशा कोई सा भी बेस ले लो SN2 को ही फेवर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वो बन जाएगा यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर देखने को मिलेगा SCH3। मतलब दोनों ही केस में क्या हुआ है? एलिमिनेशन हुआ है, क्या हुआ है? सॉरी, सब्स्टिट्यूशन हुआ है और SN2 के थ्रू हुआ है।
ठीक है। तो अगर आप 1 डिग्री वाले केसेस लोगे तो वहां पर मेनली आपको SN2 या CH3 लिविंग ग्रुप वाले केसेस लोगे तो मेनली SN2 ही देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं जब अपन 2nd डिग्री वाला कोई अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बात करूं क्वेश्चंस के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक 2nd डिग्री वाला केस, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है। इसमें क्या करना है, सेम ही रिएजेंट ले रही हूं, यहाँ पर ले रही हूं NaOCH3 और यहाँ पर ले रही हूं NaSMe3, ठीक है, थोड़ा बल्कियर ग्रुप ले रही हूँ NaSMe3, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स मैंने ले लिए हैं, एक लेस बल्कियर है और एक ज्यादा बल्कियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बताया था, जब आप 2nd डिग्री वाली की बात कर रहे हो तो 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर आप बल्कियर ग्रुप ले रहे हो तो E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन होती है, मतलब एलिमिनेशन को फेवर करता है। बल्कियर ग्रुप हो गया या ब्रांचिंग हो गई, बल्कियर बेस, ठीक है, ये बेस बल्कियर है, मगर फिर भी यहाँ पर जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, SMe3 मतलब SN2 रिएक्शन। और ऐसा क्यों हुआ है तो इस चीज को समझो, ये जो आप बेस ले रहे हो ना बच्चों, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। कैसा बेस है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। और SN2 के केस में तो कोई कार्बोकैटायन बनता नहीं है, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो केस है ये 2 डिग्री तो कार्बोकैटायन के केस में होगा, ऐसे तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। वो तो जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तब क्या होगा, कार्बोकैटायन जो यहाँ बनेगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है भाई, जो कार्बोकैटायन यहाँ बनता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। या एल्कीन की भी बात करोगे तो एल्कीन में भी ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी बनेगी, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, तो ऐसा इस केस में देखने को मिलेगा। पर SN2 वाले केस में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पर SN2 को अपन क्या बोल देते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। कैसा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। जबकि यहाँ अगर बात करोगे तो यहाँ आपको एलिमिनेशन ही देखने को मिलेगा, मतलब जो यहाँ पर बन रहा होगा वो जरूर एक एल्कीन होगी। और क्या हो रहा है भाई, E2 हो रहा है, E2 मैकेनिज्म। और आपको पता है एल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो बनना पसंद करेगी, इसीलिए यहाँ पर आपको ये आंसर मिला, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि बल्कियर ग्रुप देखा और क्या लगा दिया, E2 बना के आगे, नहीं। बल्कियर ग्रुप में भी समझो कि यहाँ पर दे तो 1 डिग्री का ही केस रहा है, यहाँ पर तो क्या होगा, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, इसीलिए अपन को जो दिख रहा है वो E2 मेजर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कीन की स्टेबिलिटी से यहाँ पर अपन आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती कोई ऐसा काम ही नहीं है, इसीलिए SN2 रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। आइए ऐसा करते हैं 3 डिग्री वाला भी केस ले लेते हैं भाई। 3 डिग्री को क्यों छोड़ा जाए, तो अगर अपन बात करें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की तब क्या देखने को मिलता है। आइए भाई इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो अपन 3 केसेस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 ही केस ले ले। अगर यहाँ पर 3 डिग्री की बात हो रही है तो आपने ले लिया एक कैसा केस ले लिया, OH- वाला, और एक आपने केस ले लिया H2O वाला, ठीक है। आपको पता है 3 डिग्री कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप क्या कराता है, एलिमिनेशन ही करवाएगा। और आपने जो बेस लिए हैं उनमें से एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है और एक कैसा बेस है, वीक बेस है, ठीक है। अगर आप बोलो मैम स्ट्रॉन्ग बेस तो SN2 भी करा सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, पर SN2 सिर्फ आपको 1 डिग्री वाले केस में मिलता है। 3 डिग्री वाले केस में हमेशा एलिमिनेशन होता है। 1 डिग्री और CH3 लिविंग ग्रुप वाले केसेस SN2 करवाते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस में ही 3 डिग्री और 2 डिग्री ग्रुप ले लो तो वो क्या करवाएंगे, एलिमिनेशन करवाएंगे। तो भाई इसका हो जाएगा एलिमिनेशन। और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, वो होगा एल्कीन। एल्कीन यहाँ पर आपको एज मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन यहाँ पर एज मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर हो रहा है E2 मैकेनिज्म। E2 कैसे हो रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, ये तो वीक बेस में तो E1 बनता है। तो यहाँ पर भी 3 डिग्री के केस में होता तो एलिमिनेशन ही है, तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन होके एल्कीन ही बन रही है, मगर जो मैकेनिज्म है वो E1 है। E1 क्यों है भाई, क्योंकि वीक बेस लिया गया है। देखो भाई अगर स्ट्रॉन्ग बेस लोगे E2 हो जाएगा, वीक बेस लोगे E1 हो जाएगा। और अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब बात कर रहे हैं 3 डिग्री की, आइए यार एक ऐसा केस SN1 SN2 में भी देख ले क्या। तो SN1 SN2 में मान लो आपने यहाँ पर एक ग्रुप लिया और इस बेंजीन पे आपने क्या लगा दिया, एक CH3 और एक यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने Cl लगा दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर मुझे रिएक्शंस करवानी है। अब यहाँ पर बच्चों मुझे रिएक्शन करवानी है, यहाँ पर भी सेम करती हूँ, एक जगह स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, एक जगह क्या ले लिया, वीक बेस ले लिया। ठीक है, दोनों को लिख भी दो। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सिर्फ OH माइनस ही होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में सारे आ गए आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मैंने डायरेक्टली OH माइनस की बात कर दी। और H2 आपको पता है एक वीक बेस है। ठीक है, अब ये कैसा केस है, ये CH3 और लीविंग ग्रुप वाला केस दिख रहा है, मतलब आप इसको मान लो ये 1 डिग्री वाला केस है। 1 डिग्री मैंने बताया था क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करेगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनमें भी सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा CH3OH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3OH। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मैकेनिज्म कौन सा है भाई, सब्स्टिट्यूशन भी दो है, SN2 है, SN1 है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में होता है SN2 और वीक बेस के केस में होता है SN1। तो वही चीज है जो मैंने आपको अभी आगे बताई कि 3rd डिग्री में एलिमिनेशन होता है, पर एलिमिनेशन में E2 E1 कब होगा, E2 जब स्ट्रॉन्ग बेस है, E1 जब वीक बेस है। एली जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है 1 डिग्री या CH3 लिविंग ग्रुप वाला केस है, तब स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो SN2 होगा, वीक बेस लोगे तो SN1 होगा। ठीक है, तो यहीं पर बच्चों ये जो लेक्चर है अपना खत्म होता है। आपको पता है अगर आप हमारा नीट प्रारंभ बेच लेते हो तो आपको एनोटेटेड PDFs मिलेंगे, जो इतने अच्छे लेक्चर्स अपन बना रहे हैं, पूरे आपको कलरफुल लेक्चर्स सारे एनोटेशंस में मिल जाएंगे। फिर आपको चैप्टर वाइज CRE मिलेगा, मतलब हर एक चैप्टर के 60 to 70 क्वेश्चंस। इसी के साथ में बच्चों आपको मिलेगा PYQ का वीडियो सोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे एग्जाम देने से पहले PYQ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में अटक जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। यहाँ पर माइनर टेस्ट होते हैं आपके हर ऑल्टरनेट संडे पे, साथ ही में अपन फुल सिलेबस टेस्ट भी लेंगे जिसको मेजर टेस्ट नाम दिया गया है, और इसी के साथ आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं हर एक लेक्चर के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो रिएक्शंस कौन कौन सी हो जाएगी, E1 E2 रिएक्शन जो अपन ने मेनली पढ़ी है, उनकी रेट्स कैसे आ रही हैं, और एक E1 CB रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।